नमस्कार, मैं पंकज जी मित्तल। स्वागत है आपका विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानेवाड़ी की ऑनलाइन क्लासों में। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर यूज आने वाली कुछ शब्दावलियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का थ्योरी का पार्ट, इंटरनेट का परिचय। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का परिचय। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सूचना का एक सुपर हाईवे है। इंटरनेट सूचना का एक सुपर हाईवे है, सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है। यानी इंटरनेट से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए एक सुपर हाईवे उपलब्ध करवाता है, एक रास्ता उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसको सूचना का हाईवे कहा जाता है। सूचना का हाईवे कौन है? सूचना का हाईवे इंटरनेट है। इंटरनेट के द्वारा वर्तमान में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे राजनीति, बहस, ऑनलाइन बुक पढ़ना, यूट्यूब पर वीडियो देखना और बहुत सारे ऐसे काम जो हम घर बैठे कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखना, ऑनलाइन बुक पढ़ना और भी किसी भी जानकारी से रिलेटेड सूचनाएँ प्राप्त करना, सारा काम हम इससे कर सकते हैं। तो इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। यानी कई सारे नेटवर्कों के समूह को इंटरनेट कहा जाता है और इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे भी कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट को किसके अंदर चलाया जा सकता है? मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप, टैबलेट आदि में बहुत आसानी से चला सकते हैं। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, ठीक है, चाहे टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, किसी के अंदर भी हम आसानी से उसको चला सकते हैं। अब देखिए, इंटरनेट चलाने के लिए तीन चीज़ें मुख्य रूप से काम करती है: क्लाइंट, सर्वर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये चीज़ें होती क्या है? देखिए, क्लाइंट होते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, ये होते हैं क्लाइंट। यानी जिसको सूचना की आवश्यकता होती है, जिसको इंटरनेट से सूचना चाहिए, वो तो होते हैं क्लाइंट। और जो सूचना इनके पास भेजता है वो होता है सर्वर। अब ये क्लाइंट क्या करेंगे? कोई सूचना चाहिए तो रिक्वेस्ट भेजेंगे किसके पास? सर्वर के पास में। सर्वर उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड सूचनाएं सर्च करेगा और वापस क्या भेज देगा? क्लाइंट के पास वापस भेज देगा। ठीक है। तो ये क्लाइंट सर्वर कार्य करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इसको हम ISP भी बोलते हैं। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नाम से पता चल रहा है, यानी जो इंटरनेट की सर्विस अपने को प्रदान करती है, इंटरनेट की सर्विस अपने को देती है। जैसे एयरटेल है, एयरटेल अपने को इंटरनेट की सर्विस देती है, रिचार्ज करवाने के बाद भी इंटरनेट चलता है। BSNL ब्रॉडबैंड वगैरह है, ठीक है, वोडा है, जियो है, ये सब कंपनियां जो अपने को इंटरनेट की सर्विस दे रही है वो ISP कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। यानी इंटरनेट चलाने के लिए एक तो क्लाइंट की आवश्यकता होती है, एक ISP की आवश्यकता होती है बीच में, ठीक है, जो इंटरनेट की सर्विस देती है अपने को, ठीक है, और एक किसकी आवश्यकता होती है? सर्वर की आवश्यकता होती है। क्लाइंट क्या करता है? सर्वर के पास में रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड सूचनाएं अपन अंदर सर्च करता है, फिर वापस क्लाइंट को भेज देता है। क्लाइंट अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर अपन इंटरनेट चलाते हैं। ठीक है। अब बढ़ते आगे। देखिए, इंटरनेट को चलाने के लिए दूसरी सबसे आवश्यक चीज़ होती है मोडेम। मोडेम के बिना हम इंटरनेट नहीं चला सकते। मोडेम का काम क्या है? मोडेम होती क्या है? ये आइए पढ़ते हैं। मोडेम का पूरा नाम क्या होता है? मॉडरेशन डिमोलेशन या मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर भी होता है, या तो इसको मॉडरेशन डिमोलेशन भी कह देते हैं या इसको मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर भी कह देते हैं। यह एक मोडेम का काम क्या होता है? डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग में और एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में परिवर्तित करना होता है। आइए इस चीज़ को हम इस चित्र से समझते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये अपना कंप्यूटर है, एक A, ये B के पास सूचना भेजना चाहता है इंटरनेट के माध्यम से। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होते हैं कौन से रूप में होते हैं? डिजिटल सिग्नलों में होते हैं। लेकिन जो टेलीफोन की लाइनें होती है या इंटरनेट के माध्यम से जो लाइनें होती है
उन लाइनों में डिजिटल सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, उस लाइन में जाते हैं एनालॉग सिग्नल। तो डिजिटल को यहाँ तक इसके पास भेजने के लिए एनालॉग में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी, तो वो काम कौन करेगा? ये मॉडेम करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी? इस जो डिजिटल सिग्नल है इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगी और यहाँ से इस मॉडेम के पास भेजेगी। अब कंप्यूटर भी एनालॉग सिग्नल नहीं समझ सकता, तो ये जो आगे जो प्राप्त करता जो कंप्यूटर है उसके पास लगी होगी ये मॉडेम क्या करेगी? ये वापस एनालॉग सिग्नल को किस में बदल देगी? डिजिटल सिग्नल में बदल देगी और इस कंप्यूटर के पास पहुंचा देगी। इस तरीके से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डाटा पहुंच जाएगा। यानी मॉडेम क्या करेगी? डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगी और यहाँ पे फिर वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगी। इसीलिए इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। यानी डिजिटल को एनालॉग में बदलती है और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे मॉडेम के प्रकार। देखो, मॉडेम कई प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरनल मॉडेम के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम और एक पीसी मॉडेम, 3 प्रकार के मुख्य रूप से इसको माना जाता है। मॉडेम कई प्रकार की होती है। सबसे पहले इंटरनेट यानी आंतरिक मॉडेम, नाम से पता चल रहा है आंतरिक, यानी ऐसी मॉडेम जो कंप्यूटर के अंदर लगती है, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल जो भी उसके अंदर होती है वो होती है आंतरिक मॉडेम। देखिए, यह मॉडेम हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। यह मॉडेम एक्सटर्नल मॉडेम से सस्ते होते हैं और इनके लिए अलग से पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। यानी एक्सटर्नल तो वो होते हैं जो बाहर से लगी होती है मॉडेम में। ठीक है, जो अंदर ही लगी होती है मॉडेम लैपटॉप के, वो एक तो सस्ते होते हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते उसके। दूसरी, इसको अलग से पावर सप्लाई देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, ये जो आंतरिक भाग है इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं इसके 2 भाग हैं। एक तो डायल अप और एक वाईफाई। ठीक है, डायल अप कौन सा है? एक टेलीफोन केबल पर काम करता है। टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है और कनेक्शन स्थापित करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। यानी डायल अप में क्या होता है, एक अपने को टेलीफोन केबल चाहिए, टेलीफोन नंबर भी चाहिए। ठीक है, और कनेक्शन स्थापित करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। कहना मतलब इसमें अपने को डायल करना पड़ता है आईडी पासवर्ड लगा के, फिर वो लॉगिन होता है, फिर अपना इंटरनेट का कनेक्शन कनेक्ट होता है। और दूसरा है आंतरिक में वाईफाई। वाईफाई नेटवर्क बिना किसी लॉगिन के एक्सेस होता है। यानी इसमें बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती। डायल अप की तरह इसमें बार बार डायल करना पड़ता है, लॉगिन करवाना पड़ता है। इसमें बिना लॉगिन के ही कनेक्ट होता है और ये तार रहित होता है। वाईफाई होती है, इसमें तार की आवश्यकता नहीं होती। ये तो केबल पे काम करता है, लेकिन ये बिना केबल के ही काम करता है। तो आंतरिक मॉडेम जो अंदर लगती है वो होती है और 2 प्रकार की होती है, डायल अप और वाईफाई। अब है एक्सटर्नल यानी बाहरी मॉडेम। एक्सटर्नल यानी बाहरी मॉडेम कौन सी होती है? जो बाहर से कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है। इनको सेटअप करना काफ़ी आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बाहर से ही हो जाती है। यह टेलीफोन लाइन से जुड़ी होती है। जो एक्सटर्नल मॉडेम है वो लगभग टेलीफोन लाइन से जुड़ी होती है और इनके लिए अलग से बिजली की आवश्यकता होती है। यानी मॉडेम के अंदर भी एक केबल है, वो बिजली वाली यानी विद्युत की लगती है। विद्युत धारा एक एक्सटर्नल मॉडेम में प्रवाहित करनी पड़ती है। और अगर इनका इंटरनेट कनेक्शन रोकना चाहे तो मॉडेम को अलग से बंद कर सकते हैं। यानी इंटरनेट का कनेक्शन अपने रोकना है तो हम मॉडेम को अलग से बंद कर सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, मॉडेम को बंद कर दे तो भी इंटरनेट का कनेक्शन रुक जाता है। इस मॉडेम के उदाहरण कौन कौन से? एक तो DSL मॉडेम होती है, एक ब्रॉडबैंड मॉडेम होती है। दोनों ही मॉडेम इसका उदाहरण है। इसकी स्पीड कम होती है, ब्रॉडबैंड की ज़्यादा होती है। ये दोनों एक्सटर्नल मॉडेम है। ठीक है, यानी जो बाहर से लगती है वो एक्सटर्नल मॉडेम है, लगाने में आसान होती है और आसानी से हम इसको हटा सकते हैं। आगे है PC कार्ड मॉडेम। ये क्या होती है? यह मॉडेम पोर्टेबल कंप्यूटरों के लिए बनाया गया है। यानी ये बिल्कुल आकार में छोटी होती है। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाए जा सके, जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, उनके लिए बनाया गया है। ये क्रेडिट कार्ड के आकार का होता है, यानी आकार में काफ़ी छोटा होता है ये जो मॉडेम होता है। नोटबुक और
हैंड हेल्ड कंप्यूटर पर पीसी कार्ड स्लॉट में इसे हम आसानी से लगा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर तो होता है लैपटॉप, और हैंड हेल्ड कंप्यूटर कौन से होते हैं, मोबाइल। तो इनको हम इसके अंदर आसानी से लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब इसकी आवश्यकता नहीं होती तो हम इसे हटा भी सकते हैं। इसमें टेलीफोन केबल के अलावा और किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें अलग से कोई केबल की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ टेलीफोन केबल है उसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी टेलीफोन केबल लगाने से डायरेक्ट इसके अंदर नेट चल जाता है। इसके अंदर हम लगा देते हैं तो ये एक यूएसबी आकार में आता है। ठीक है, इसके अंदर टेलीफोन की केबल लग जाती है। इसको बोलते हैं पीसी कार्ड मोडेम। तो ये थे अपना मोडेम के प्रकार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रानेट क्या होता है। ठीक है, देखिए इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट क्या होता है, ये भी एक इंटरनेट की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, एक निजी नेटवर्क होता है। निजी का मतलब यह है एक पर्सनल नेटवर्क होता है। यह उसी संगठन के कर्मचारियों के लिए होता है जिसके लिए इसे बनाया जाता है, यानी एक स्पेशल कंपनी, स्पेशल संस्था के लिए इसको बनाया जाता है, और ये उसी संस्था के कर्मचारी ही इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसका यूज़ नहीं कर सकते। यह एक आम इंटरनेट यूज़ करने वाला व्यक्ति इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट किसी बड़ी कंपनी का एक अलग से नेटवर्क होता है। यानी ये एक आम इंटरनेट नहीं होता, आम इंटरनेट यूज़र इसका यूज़ नहीं कर सकता इंटरनेट का। ये जिस कंपनी के लिए बनाया जाता है, जिस संस्था के लिए बनाया जाता है, उसी संस्था के कर्मचारी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल किसी बड़ी कंपनी का एक अलग से नेटवर्क होता है। जैसे बैंक वालों का होता है, बड़ी और कंपनियाँ होती है, आईटी कंपनियाँ, उनका अलग अलग खुद का इंटरनेट होता है। ठीक है, उसमें लिमिटेड चीज़ें ही चल सकती हैं। तो इंट्रानेट जो होता है वो एक प्राइवेट कंपनी का एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक निजी नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसे दूसरे व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है वो भी पढ़ लेते हैं। इंटरनेट ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ इंटरनेट का एक जाल है। इंटरनेट क्या है, पूरे विश्व में फैला हुआ एक जाल है, जबकि इंटरनेट एक निजी कंपनी का इंटरनेट है। ये एक निजी कंपनी तक ही सीमित होता है, जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इसको बनाया जाता है। इन दोनों के अंदर TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं नियम। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के जो नियम होते हैं उनको प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए जो नियम यूज़ में लिए जाते हैं, जो रूल यूज़ किए जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये दोनों जो इंटरनेट दोनों ही कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, TCP और IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों इन दो प्रोटोकॉलों का यूज़ करते हैं। दोनों के द्वारा एक जैसा ही काम किया जाता है, और एक इंटरनेट यूज़र इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, परंतु एक इंटरनेट यूज़र इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर सकता। देखो, जो एक इंटरनेट चला रहा है बंदा, वो इंटरनेट नहीं चला सकता, क्योंकि इंटरनेट एक कंपनी का पर्सनल है। लेकिन जो कंपनी के अंदर इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो इंटरनेट चला सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर्सनल नहीं है। इंटरनेट तो कोई भी चला सकता है, तो इंटरनेट यूज़ करने वाले भी चला सकते हैं, लेकिन इंटरनेट यूज़ करने वाले इंटरनेट नहीं चला सकते, क्योंकि ये पर्सनल होता है। क्योंकि इंटरनेट में फायरवॉल सिक्योरिटी होती है। फायरवॉल सिक्योरिटी क्या होती है, ये ना तो किसी बाहरी व्यक्ति को एक्सेस करने देती है, और ना किसी अंदर वाली चीज़ को बाहर डाटा भेजने की अनुमति देती है। तो ये फायरवॉल सिक्योरिटी, इसलिए इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, जो कि किसी आम व्यक्ति को उसे एक्सेस करने से रोकती है। यानी आम व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर सकता, किसकी वजह से, फायरवॉल सिक्योरिटी की वजह से इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कहना मतलब होता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है और एक कंपनी के कर्मचारियों के लिए ही बनाया जाता है, और उसी कंपनी के कर्मचारी उसका यूज़ कर सकते हैं, दूसरे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट पर वेब पेज होते हैं।
अब ये वेब पेज क्या होते हैं, यानी इंटरनेट पर जो अपने को पेज दिखाई देते हैं उनको वेब पेज बोलते हैं। और वेब पेज किसके अंदर तैयार किए जाते हैं, वेब पेज किए जाते हैं HTML लैंग्वेज के अंदर तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है HTML, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अंदर ये वेब पेज तैयार किए जाते हैं। और वेब पेजों के समूह को क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं। यानी एक वेबसाइट के अंदर कई सारे वेब पेज होते हैं, ठीक है। जो मुख्य पेज होता है अपनों को उसको होम पेज बोला जाता है। आपने देखा हो कई सारी वेबसाइटें हैं, जैसे अपने बोर्ड का रिजल्ट देखने वाली वेबसाइट है, उसके अंदर काफ़ी सारे पेजों का लिंक करवाया होता है। जिस पेज पे क्लिक करते हैं वही पेज खुल जाता है। तो एक वेबसाइट कई सारे वेब पेजों का समूह होती है। एक वेबसाइट पे कई सारे वेब पेज होते हैं। इंटरनेट पर बनाई गई वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं, यानी बहुत सारे वेब पेज होते हैं इसमें, जो कि एक दूसरे से हाइपरलिंक के द्वारा लिंक होते हैं। हाइपरलिंक का मतलब एक पेज से दूसरे पेज का लिंक होता है, एक पेज में दूसरे पेज से रिलेटेड लिंक दिया जाता है, जिस पे क्लिक करने से वो पेज ओपन हो जाता है। यानी मान लिया होम पेज अपना, उस पे आगे 4 पेज हो रहा है तो उनका चारों पेज उसमें लिंक दिया होता है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करने से डाउनलोड वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने से कॉन्टैक्ट वाला पेज ओपन हो जाता है। इस तरीके से वेबसाइट किसी निजी व्यक्ति या फिर एक बड़ी कंपनी की भी हो सकती है। वेबसाइट किसी की भी हो सकती है, कोई निजी पर्सनल भी हो सकती है और एक कंपनी की भी हो सकती है। वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है भाई, होम पेज कहा जाता है। बहुत सारी वेबसाइट एक दूसरी वेबसाइट से हाइपरलिंक के माध्यम से भी जुड़ी हो सकती है। आजकल एक वेबसाइट का भी लिंक दूसरी वेबसाइट से करवा देते हैं, ठीक है, जिससे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और वेबसाइट को एक कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट किया जाता है, यानी वो जो हमारी वेबसाइट बनती है उसको हमें एक सर्वर पर रखना होता है। जिस सर्वर के माध्यम से यूज़र तक पहुंचता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो अपनी वेबसाइट को कंप्यूटर सिस्टम पे होस्ट किया जाता है, कहना मतलब एक सर्वर के ऊपर उसको रखा जाता है, जिसे सर्वर कहा जाता है। इसे HTTP सर्वर भी कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर भी इसको कहते हैं। जिस सर्वर पे हम रखते हैं अपनी वेबसाइट को उसको क्या बोलते हैं, HTTP सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो वेब पेज होते हैं वो किसके अंदर तैयार किए जाते हैं, HTML लैंग्वेज के अंदर, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर इसको बनाया जाता है वेब पेजों को। अब वेबसाइट 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, कौन कौन सी, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है, स्टैटिक वेबसाइट में जानकारी स्थिर होती है, यूज़र उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता। मान लिया कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जिसको हमने एक बार बना के रख दिया, केवल उसके अंदर जानकारियाँ दे दी जो यूज़र केवल उनको पढ़ सकता है, देख सकता है, ठीक है। उसमें अपने को बार बार जानकारी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके की वेबसाइट जो होती है स्टैटिक वेबसाइट जो स्थिर होती है, एक बार सूचनाएं डालने के बाद में उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट एक समुदाय का हिस्सा होती है, इसमें किसी भी यूज़र द्वारा बदलाव किया जा सकता है। यानी ऐसी वेबसाइट है जिनको बार बार बदलाव करने की आवश्यकता हो उसको बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। ये एक समुदाय यानी एक समूह की होती है, जिसमें समूह के अंदर कई सारे लोग होते हैं, उसमें से किसी भी यूज़र द्वारा इसके अंदर बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट तो वो होती है जिसमें जानकारी स्थिर रहती है, और डायनेमिक में हम परिवर्तन कर सकते हैं जानकारियों के अंदर, ठीक है। और वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजों का समूह होती है जिसको HTML के अंदर बनाया जाता है और सर्वर के अंदर रखा जाता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं URL के बारे में। URL क्या है, URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी होता क्या है यह एक वेब संसाधन का संदर्भ है। यह वेबसाइट, फाइल, दस्तावेज या सामान्य प्रारूप में इंटरनेट का पता होता है। यानी साधारण भाषा में कहें URL तो क्या होता है, URL किसी वेबसाइट का नाम होता है, किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जिस वेबसाइट तक अपने को पहुंचना होता है उसका जो हम एड्रेस देते हैं एड्रेस बार में, वो URL होता है। जैसे मान लिया गूगल खोलना है तो उसमें हम लिखते हैं www.google.com। तो www.google.com जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपना URL, ठीक है। जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है एक ये www.google.com HTTP, ये जो पूरा है इस पूरे को क्या बोलेंगे, URL बोलेंगे। इनके बारे में हम अलग अलग भी अध्ययन करते हैं। इस पूरे को क्या बोलेंगे, URL बोलेंगे,
यूआरएल में क्या क्या होता है नीचे दिए गए चित्र में ध्यान से देखते हैं। देखिए पूरा यूआरएल ये HTTP, ये 2 लाइनें, इसके बाद 3W google.com। इसमें जो सबसे पहले HTTP लिखा होता है ये क्या होता है, ये होता है प्रोटोकॉल, यानी किस रूल का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो होता है वो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ही यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कई जगह एस भी होता है, एस भी लगा होता है, जैसे HTTPS, वो सिक्योरिटी के लिए हो जाता है, यानी कि उसकी पूरी सिक्योरिटी होती है, उसका डाटा ज़्यादा सिक्योर होता है, उसमें डाटा चोरी होने की संभावना बहुत कम होती है। और HTTP होता है ये भी ठीक होता है, लेकिन एस और लगा हो तो सिक्योरिटी और हो जाती है। तो इस प्रोटोकॉल का नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जब गूगल ओपन करते हैं तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है HTTPS, ठीक है। इसके बाद में www.google.com, ये पूरा डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम ये पूरा कहलाता है www.google.com, इतने नाम को बोलते हैं अपन डोमेन नेम सिस्टम। इसके आगे जो तीन W लगे होते हैं, इसको बोला जाता है सब डोमेन। डोमेन को 3 भागों में बांटा जाता है, सब डोमेन, डोमेन, DNS को, यानी DNS डोमेन नेम सिस्टम को DNS डोमेन नेम सिस्टम को 3 भागों में बांटा जाता है, सब डोमेन, डोमेन और टॉप लेवल डोमेन TLD। तो जो अपना सब डोमेन होता है वो तो जो आगे आगे लगाते हैं www, इसको बोलते हैं सब डोमेन। और आगे जो वेबसाइट का नाम होता है उसको बोलते हैं डोमेन या नेम। जैसे मान लिया अपन खोलते हैं www.raj.edu.board.in, तो राज edu बोर्ड जो हमने ये राज edu जो बीच का है इसको डोमेन बोलेंगे, यानी जो वेबसाइट का नाम होता है उसको बोलते हैं डोमेन। आगे .com, ये टॉप लेवल डोमेन है, ये इस वेबसाइट का टाइप बताता है किस टाइप की वेबसाइट है, यानी .com लगा तो कॉमर्स से रिलेटेड हो गई, .in लगा तो इंडिया से रिलेटेड हो गई, .edu लिखा है तो एजुकेशन से रिलेटेड होगी। तो ये वेबसाइट का टाइप बताता है, और ये सारा पूरा मिलके क्या हो जाता है, URL हो जाता है। यानी URL में सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, फिर उसके बाद में सब डोमेन होता है, फिर डोमेन नाम होता है, फिर TLD होता है यानी टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, जो लास्ट में अंत में वेबसाइट के अंत में .com, .in, .org या .gov आदि नेम होते हैं, जिनके कारण हमें समझने में आसानी होती है कि वेबसाइट कौन से क्षेत्र की यानी किस टाइप की वेबसाइट है, उसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। इस टेबल में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे .com लगा हो तो ये समझना वो व्यवसायिक यानी व्यापार से रिलेटेड है, edu लिखा हो तो शिक्षा यानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी वगैरह से रिलेटेड है, .gov लगा हो तो सरकार से रिलेटेड है, विभिन्न देशों की सरकार से, .net लगा हो तो नेटवर्क से रिलेटेड है, नेटवर्क प्रदाता की कंपनी है, और जिसके आगे .org लगा है वो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन यानी कोई संस्था, वो किसी संस्था से रिलेटेड है। गैर सरकारी और अन्य संगठन भी वो हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, बिना गैर सरकारी भी हो सकते हैं। डोमेन नेम सिस्टम मैंने आपको बता दिया, यानी पूरा जो डोमेन नाम देने का सिस्टम होता है उसको ही डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। www.google.com ये पूरा DNS है। IP एड्रेस ये क्या होता है, ये भी एक इंटरनेट चलाने के लिए बड़ी मुख्य चीज़ होती है। यानी जिस तरीके से हम कोई गाड़ी बाइक वगैरह लेके आते हैं उसका एक नंबर होता है, वो अद्वितीय होता है, वो किसी दूसरे बाइक का नहीं हो सकता। उसी तरीके से हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस होता है जो निश्चित होता है, किसी दूसरे कंप्यूटर का नहीं होता। तो इस IP एड्रेस के माध्यम से हम इंटरनेट चला पाते हैं, वरना हम इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हर कंप्यूटर का एक IP एड्रेस अलग अलग होता है, और IP एड्रेस के माध्यम से ही हम वेबसाइट वगैरह ओपन कर सकते हैं। यानी IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट पर हमारे डिवाइस की पहचान ही IP एड्रेस होती है। भी किस IP एड्रेस से हम काम कर रहे हैं वो हमारी पहचान है, वो IP एड्रेस ही होती है, ठीक है। जिस IP एड्रेस इस तरीके से होते हैं 198.105.232.4, इस तरीके से IP एड्रेस होते हैं। और IP एड्रेस क्या काम आते हैं, इंटरनेट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये अपने कंप्यूटर का एक अद्वितीय पहचान संख्या होती है, ठीक है, और अलग से अद्वितीय पहचान संख्या होती है, तभी हमारे पास में अपना डाटा पहुंच पाता है। जैसे मान लिया अपने पास कोई मेल आनी है और हमारे जिस कंप्यूटर में ऑन करते हैं उस कंप्यूटर में मेल पहुंच जाती है वो, लेकिन वो किसके माध्यम से पहुंचती है, वो IP एड्रेस के माध्यम से पहुंचती है। यानी इंटरनेट सर्च करता है कि ये email ID किस
आईपी एड्रेस पे भी काम कर रही है और उसी आईपी एड्रेस पे वो ईमेल अपने को भेज देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इससे आगे वेब ब्राउज़र क्या होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र के बिना हम इंटरनेट चला ही नहीं सकते। यानी इंटरनेट कनेक्ट हो गया अपना और जिसके अंदर अपन पेज ओपन करेंगे, पेज खोलेंगे, वो होते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र काफ़ी सारे मार्केट में उपलब्ध है, जैसे ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है। ठीक है, यानी जिसके अंदर हम इंटरनेट चलाते हैं वो ब्राउज़र होता है, जो अपने को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, इंटरनेट वाली चीज़ों को देखने की सुविधा देता है, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें ओपन करने की सुविधा देता है, वो ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, यानी सॉफ्टवेयर ही होता है एक ब्राउज़र, जो कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को लोकेट करने, यानी जो भी www यानी पूरे विश्व के लेवल का जो सर्वर होता है उससे डाटा को लेने के लिए, ठीक है, कंटेंट को लोकेट करने, उससे डाटा को लेने के लिए या प्रदर्शित करने में इस्तेमाल होता है। यानी वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब से सूचनाएं लेता है और आगे प्रदर्शित करता है। जैसे इमेज है, वेब पेज है, वीडियो कंटेंट है आदि को प्रदर्शित करता है। यानी जैसे कोई फ़ोटो है, वेब पेज है, वीडियो है, इन सब को प्रदर्शित करने का काम कौन करता है, वेब ब्राउज़र करता है। वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम चला सकते हैं इंटरनेट से आने वाली चीज़ें, इमेज, वेब पेज, वीडियो आदि। ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह काम करता है। अधिकतर ब्राउज़र HTTP सिक्योर को सपोर्ट करते हैं। अधिकतर ब्राउज़र किसको सपोर्ट करते हैं, HTTP सिक्योर को, यानी प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा है। HTTP इसको प्रोटोकॉल को ये HTTP प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या हो गया, वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट चला सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब से यानी सर्वर से कोई भी डाटा हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह यूज किया जाता है, यानी ब्राउज़र के अंदर से रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर्वर के पास कि ये वेबसाइट हमारी ओपन कर दे, और सर्वर होता है वो वेबसाइट हमारे ब्राउज़र के अंदर भेज देता है। तो एक क्लाइंट की तरह काम करता है ब्राउज़र। HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सिक्योर नाम और आ गया, इसमें HTTPS है ये। ठीक है, HTTPS है ये, एस और आ गया इसके अंदर। ठीक है, सिक्योर हो गया ये। यह एक प्रोटोकॉल होता है। इसमें कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर या सिक्योर सॉकेट लेयर द्वारा हमारी जानकारी को गोपनीय रखता है। यानी ये ज़्यादा सिक्योर है HTTP से। HTTPS ये अपने जो डाटा है उनको ज़्यादा गोपनीय रखते हैं, ज़्यादा सिक्योर रखते हैं इन दो लेयरों के कारण। ये लेयर होती है जो डाटा इन लेयरों में से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये दो लेयर इनको ज़्यादा सिक्योर कर देती है अगर हम HTTPS से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। दो लोकप्रिय ब्राउज़र होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। ये दो इस तरीके के इंटरनेट ब्राउज़र जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ वेब ब्राउज़र हैं, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स हैं, एप्पल सफारी है जो एप्पल के कंप्यूटरों में चलता है। इसके अलावा ओपेरा भी काफ़ी पॉपुलर है। यानी ब्राउज़र से प्रश्न आता है कि निम्न में ब्राउज़र कौन सा है, उसमें ये नाम दे दी जाती है इनमें से और एक अलग दे दिया जाता है, तो इनके नाम ज़रूर ध्यान में रखें। यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक क्या है ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ओपेरा ये प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र हैं जिनको पूरे विश्व के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने ब्राउज़र। अब हम पढ़ेंगे ब्राउज़र के फीचर के बारे में, ब्राउज़र के जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में। हम जो सर्च करते हैं वह हमें ब्राउज़र प्रदान करता है। ब्राउज़र में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला है बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन। यह बटन पीछे और आगे की जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अपना ब्राउज़र है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये देखो, ये तो बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है और ये फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों बटन क्या होते हैं, किसी भी सूचना में पीछे जाना हो या आगे जाना हो तो ये दोनों बटन यूज़ किए जाते हैं। रिफ्रेश बटन वर्तमान पेज को दोबारा लोड करता है। इसके आगे जो आपको एक गोल सा बटन दिख रहा है इसको बोलते हैं रिफ्रेश बटन।
और इस पर क्लिक करने से जो वर्तमान में पेज खुला हुआ है इसको ये वापस रिफ्रेश कर देता है। न्यू टैब बहुत सारी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए होता है। कंट्रोल टी यानी कोई नया पेज ओपन करना हो, इसमें यहाँ पे क्लिक करने से भी कर सकते हैं अपन नया पेज, या कंट्रोल टी दबाएंगे तो भी एक नया पेज खाली ओपन हो जाएगा जिसमें हम नई वेबसाइट खोल सकते हैं। स्टॉप बटन रीलोड हो रहे पेज को रोकता है। जब हम इस रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो जो नया पेज रीलोड होता है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाता है। उस क्रॉस पे क्लिक, उसको बोलते हैं स्टॉप बटन। उस पर क्लिक करने से क्या होता है, ये जो पेज है रीलोड जो हो रहा है वो वहीं रुक जाता है, रीलोड नहीं होता है। तो रीलोड हो रहे पेज को रोकता है कौन, स्टॉप बटन। होम बटन कौन सा होता है, यानी यूज़र को मुख्य पृष्ठ पर लेकर जाता है। यानी ये जो आपको बटन दिख रहा है इसको होम पेज बोलते हैं। तो काफ़ी सारे वेब पेज ओपन कर लेते हैं और अपने को होम पेज पे जाना होता है तो इस पर क्लिक करने से डायरेक्ट अपने को होम पेज पे ले आता है। एड्रेस बार, यहाँ URL दिखाई देता है, इसे सर्च बार भी बोल सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा इतना क्रोम इंस्पेक्ट जो नाम लिखा है इसको बोलते हैं एड्रेस बार। इसमें URL टाइप करते हैं जो वेबसाइट ओपन करती है, या इसको सर्च बार भी बोल देते हैं। इसमें लिख के हम सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई चीज़ सर्च करनी है तो पूरी वेबसाइट का नाम नहीं पता हो तो हम कोई शब्द लगा दें तो उसको सर्च भी कर देगा ये। स्टेटस बार जो संसाधन या पेज को लोड करने की प्रगति दर्शाती है, वह साथ में जूम इन बटन भी होता है। ये स्टेटस बार नीचे की तरफ होती है, इसमें अभी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो पेज के लोड होने की प्रगति दर्शाता है, यानी कितने पेज लोड हो गए, कितना समय और लगेगा लोड होने में, वो चीज़ दिखाता रहता है। साथ में वेबसाइट को जूम करने वाला बटन भी इसमें होता है। व्यू पोर्ट क्या होता है, इसमें ब्राउज़र में वेब पेज शो करने के लिए एक क्षेत्र होता है जिसे व्यू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी वेब पेज शो ये एरिया करता है, ये इतना जो ये दिखाई दे रहा है अपने को, ये इतना एरिया, ये यानी जहाँ पे पूरी वेबसाइट दिखाई देती है उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। यानी वेब पेज जहाँ पे दिखाई देता है तो इतने एरिया में वेब पेज दिखाई देगा, इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, व्यू पोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये ब्राउज़र के अंदर कुछ काम आने वाले बटन थे। अब हम पढ़ते हैं वेब से सर्च करना। इसके माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, पर कभी कभी गलत सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती है। यानी वेब से हम काफ़ी सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है जो अपने को चाहिए गई सूचना वो नहीं मिल पाती, गलत सूचनाएं मिल जाती है, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी व्यक्ति अपने तरफ से कोई भी सूचना डाल सकता है, तो गलत भी हो सकती है। कई बार गलत भी सूचनाएं अपने को मिल जाती है। तो वेब से सर्च कैसे करते हैं, सर्च इंजन के माध्यम से सर्च करते हैं। वेब सर्च एक सर्च इंजन के माध्यम से ही संभव होता है। यानी वेब पर जो भी सर्च करते हैं वो किसके माध्यम से कर सकते हैं, सर्च इंजन के माध्यम से कर सकते हैं। सर्च इंजन का काम क्या होता है, सर्च इंजन का काम होता है सर्च करके लेके आना इंटरनेट पे कोई भी चीज़। सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। यानी अपने जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो पूरे विश्व के अंदर लाखों वेबसाइटें हैं, तो हम सभी वेबसाइटों के एड्रेस याद रखना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो इसके लिए एक सुविधा बनाई गई है सर्च इंजन। यानी अपने कोई सूचना सर्च करना हो तो हम डायरेक्ट वेबसाइट का नाम न लिखते हुए उस सूचना का नाम डाल देंगे तो भी ये उस सूचना से रिलेटेड अपने वेबसाइट को उपलब्ध करवा देता है। सर्च रिजल्ट सामान्यतः परिणामों के एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये वेब पेज, चित्र, फाइलें, वीडियो आदि का मिश्रण होता है। यानी जो भी अपने को रिजल्ट सर्च करके लेके आएगा ये एक सूची की एक लिस्ट उपलब्ध करवा देगा। जैसे 10 वेबसाइट पहले आ गई, फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें, आगे वाले 10 वेबसाइट आ गई उसी रिलेटेड सूचना से, उसी सूचना से रिलेटेड। यानी जब हम सर्च करते हैं तो एक सूची आ जाती है वेबसाइट की, जिन जिन वेबसाइटों में अपने से रिलेटेड सूचनाएं हैं। ठीक है, 10 आ गई, उसके बाद नेक्स्ट का बटन होता है, उस पर क्लिक करने से आगे वाले 10 हो जाती है। इस तरीके से काफ़ी सारी वेबसाइटें, हज़ारों लाखों वेबसाइटें ये उस सूचना से संबंधित अपने सामने प्रस्तुत कर देता है। और जो सर्च करके लेके आता है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, उसमें वेब पेज भी हो सकते हैं, सर्च करके लेके आता है, फ़ोटो भी हो सकती है, फाइलें भी हो सकती है और वीडियो भी हो सकती है। यानी जो सूचना से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी अपने को सर्च करके लेके आ जाता है। सर्च इंजन में कई प्रकार के होते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, बिग है, आस्क है, बाइडू है, ये चाइना का सर्च इंजन है भाई। ठीक है, आदि। यानी ये मुख्य रूप से यूज़ किए जाने वाले क्या होते हैं, सर्च इंजन हैं। सबसे ज़्यादा गूगल किया जाता है, याहू है, बिग है, आस्क है और बाइडू, ये सर्च इंजन है कोई भी डाटा को सर्च करने के लिए। ठीक है,
तो इनके भी नाम थोड़े याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्च इंजन कौन सा है ये भी प्रश्न कई बार आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया आपने बहुत बार नाम सुना होगा। विकिपीडिया क्या है? यह एक मुफ्त विश्वकोश है। इस वेबसाइट पर बहुत सारे लेख लिखे जा चुके हैं जो कि उपयोगकर्ता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपको बता दें, कुछ लोग प्रति घंटे हज़ारों परिवर्तन लगातार विकिपीडिया में करके इसे सुधार कर रहे हैं। इसमें वर्तमान में किए गए परिवर्तन, इतिहास में किए गए परिवर्तन को रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। देखिए विकिपीडिया क्या होता है, इसमें अपने को किसी भी सूचना से संबंधित लिखित में जानकारियाँ मिलती है। कहने का मतलब इसमें किसी भी सूचना से रिलेटेड एक पूरा लेख मिलता है। ठीक है, इसमें लेख कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। इसमें फ़ोटो वीडियो कम मिलते हैं, लेख ज़्यादा मिलते हैं, यानी पूरी उस विषय को एक लिखित रूप में समझाया हुआ होता है जो भी अपने विषय के बारे में सूचनाएं लेनी है। जैसे अपने को कोई विज्ञान से रिलेटेड लेना है, कोई भूगोल से रिलेटेड लेना है, कोई चित्रकला या संस्कृति से रिलेटेड कोई विषय लेना है, कंप्यूटर से रिलेटेड लेना है, कोई भी विषय से रिलेटेड इसमें सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। लिखित में सूचनाएं होती है, इसके अंदर कोई भी डाल सकता है। और काफ़ी सारे जो लोग हैं इसमें सुधार कर रहे हैं, यानी किसी ने कोई गलत लेख में कुछ लिख दिया हो तो उसमें भी ये प्रति घंटे हज़ारों परिवर्तन लोग कर रहे हैं, विकिपीडिया के अंदर सुधार कर रहे हैं। ठीक है, और विश्वसनीय बनाने की कोशिश इसको की जा रही है। तो विकिपीडिया के अंदर बहुत सारे लेख होते हैं और सभी विषयों से रिलेटेड सूचनाएं प्राप्त होती है। ये विकिपीडिया की वेबसाइट है, जैसे उदाहरण के लिए। अब हम पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। ईमेल क्या होता है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये भी प्रश्न आता है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और आमतौर पर इसको 1993 में शुरू किया गया था। पहले शुरू नहीं था, ये कब शुरू हुआ? 1993 में। मैसेज को डिजिटल फॉर्म में एक लेखक से दूसरे या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का एक तरीका है। यानी कोई भी सूचना, कोई भी मैसेज अपने को डिजिटल रूप में, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होते हैं वो डिजिटल रूप में होते हैं, तो डिजिटल रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का तरीका क्या है? ईमेल है। यानी ईमेल से अपने मैसेज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल में प्राप्तकर्ता और उपयोगकर्ता को एक ही समय ऑनलाइन रहने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जब हम ईमेल भेजते हैं तो दोनों को एक साथ ऑन रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे हम कॉल करते हैं तो किसी जो व्यक्ति होता है उसको ऑन रहने की आवश्यकता, यानी कॉल जब वो उठाएगा फ़ोन तभी हम बातें कर पाएंगे, तभी अपनी सूचना उसको दे पाएंगे। लेकिन ईमेल में ऐसी आवश्यकता नहीं है। यानी अपने को किसी के पास ईमेल भेजनी तो हम ईमेल भेज के रख देंगे, बाद में जब वो ऑन आएगा तब अपनी ईमेल को पढ़ सकते हैं। यानी ईमेल आगे वाले के पास भेजेंगे तो आगे वाले का ऑनलाइन होने की आवश्यकता नहीं होती। ईमेल मैसेज के 3 मुख्य भाग होते हैं: एनवल्प, संदेश हेडर और मैसेज बॉडी। एनवल्प तो होता है एक कवर पेज बोल सकते हैं या एक मार्क बोल सकते हैं, किस कंपनी से रिलेटेड हम भेज रहे हैं वो चीज़ एनवल्प होती है। संदेश हेडर यानी संदेश का शीर्षक क्या है, किसके लिए हम संदेश भेज रहे हैं, मतलब किस विषय से संबंधित है वो विषय संदेश हेडर होता है। मैसेज बॉडी जिसके अंदर अपने मैसेज टाइप करते हैं। एनवल्प को हम आगे वाले का एड्रेस भी मान सकते हैं। तो आगे वाले का एड्रेस, संदेश हेडर और मैसेज बॉडी, 3 चीज़ें ईमेल मैसेज के मुख्य भाग हैं। लोकप्रिय ईमेल प्लेटफॉर्म, यानी अपने को ईमेल आईडी बनाने की जो अनुमति देते हैं, ईमेल अपने आईडी बना सकते हैं, जो अपने को ईमेल भेजने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं, वो कौन कौन सी वेबसाइटें हैं? सबसे पहले है जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, आउटलुक और भी बहुत सारी अन्य कई वेबसाइटें शामिल है। लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन सी है? जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, आउटलुक, 4 ऐसी वेबसाइटें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ईमेल के लिए। और इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ की जाती है? जीमेल, जो पूरे विश्व के अंदर यूज़ की जाती है ईमेल आईडी के लिए। किसी ईमेल पते का सामान्य प्रारूप निम्न प्रकार से होता है। यानी किसी ईमेल का पता कैसे होता है? आपकी खुद की भी ईमेल आईडी होगी तो उसका पता कैसे होगा? देखिए उदाहरण दिया है abcde@domain। डोमेन का मतलब होता है कुछ भी, जैसे gmail.com है, hotmail.com है, वो डोमेन होता है। तो पहले तो अपनी वेबसाइट का नाम होता है, फिर @ और अंत में क्या आता है? डोमेन नेम, यानी किस साइट पर अपनी ईमेल आईडी है। अगर एक विशिष्ट ईमेल है तो उसका उदाहरण निम्न है:
जैसे abcde@example.org, यानी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। कोई कंपनी जीमेल वगैरह का नाम नहीं दिया, इसके जीमेल या हॉटमेल याहू मेल कुछ भी आ सकता है एग्जाम्पल की जगह। तो आगे अपना जो वेबसाइट होती है, जो हमने खुद ने नाम दिया अपनी तरफ से, वो जो कि पूरे विश्व में अद्वितीय होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता, ठीक है। यानी एक नाम से हमने ईमेल आईडी बना ली तो उस नाम से दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने को करना आवश्यक होता है। तो ABCDE नाम से ये वेबसाइट है। @ इसके बाद में डोमेन नेम है, यानी किस वेबसाइट पे अपने को ईमेल आईडी हमने ये बनाई है। ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। @ सिंबल से पहले का भाग मेल बॉक्स, यानी उपयोगकर्ता का नाम होता है, मैंने बताया था ये उपयोगकर्ता का नाम है। और @ सिंबल के बाद में डोमेन का नाम होता है, यानी किस वेबसाइट से हम इसको भेज रहे हैं उसका नाम होता है, ठीक है। तो ये था अपना ईमेल आईडी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब ईमेल को एक्सेस करना के बारे में और पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम ईमेल लिखने के लिए कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है, यानी किसी को ईमेल भेजना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें एक कंपोज ऑप्शन होता है, कंपोज नाम का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में एक बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर हम आगे वाले का पता डालकर अपने मैसेज को डालकर अपने भेज सकते हैं। जब हम आगे वाले का पता डालते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें अपने को मिलती है, एक तो CC यानी कार्बन कॉपी, एक BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये माना कि एक ही कॉपी यानी एक ही टाइप का मैसेज 2 लोगों को भेजना है, ठीक है। एक का तो हम एड्रेस लगा देते हैं, यानी ये अपना ईमेल कंपोज के बटन करने पर सबसे पहले ये यहाँ पे क्या लगता है, आगे वाले का एड्रेस लगता है। अगर 2 लोगों को भेजना होता है तो CC पे क्लिक करते हैं, एक बॉक्स और खुल जाता है, एक ईमेल आईडी और ले लेता है और दोनों के पास में सेंड पे क्लिक करने से इन दोनों के पास में वो मैसेज है वो चला जाता है, जो भी हम मैसेज यहाँ पे लिखते हैं वो, ठीक है। लेकिन अगर अपने को बहुत सारे लोगों के पास भेजना है तो उसके अंदर एक BCC का नाम का बटन होता है यहाँ कोने पे, उस पर क्लिक करने से एक बॉक्स और खुल जाता है। फिर यहाँ पे कोमा लगाते हुए हम काफ़ी सारे ईमेल एड्रेस हम दे सकते हैं, कितने भी, ठीक है। तो यानी CC क्या होता है, कार्बन कॉपी, यानी भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे की जानकारी जैसे ईमेल एड्रेस आदि दिखाई देते हैं। यानी कार्बन कॉपी में तो क्या होता है, 2 लोगों को भेजने हो, ठीक है। यानी 2 लोगों को अगर सूचनाएं भेजनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, कार्बन कॉपी का। भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं में से किसी को भी एक दूसरे की जानकारी शो नहीं करनी होती तो BCC का, हाँ, ये इसके लिए भी काम आती है। जैसे अपने 2 लोगों को वो भेजा तो अगर अपन नहीं बताना चाहते कि यही सेम ईमेल किसके पास भेजी है तो अपन CC का यूज़ करते हैं, यानी भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे की जानकारी जैसे ईमेल एड्रेस आती दिखाई नहीं देता, यानी इससे अपने 2 लोगों के पास भेज सकते हैं CC से, तो एक दूसरे को ये पता नहीं लगेगा कि यही सेम दूसरे व्यक्ति के पास भी मिल गई है। और BCC में क्या होता है, भेजे गए सभी प्राप्तकर्ताओं में किसी को भी एक दूसरे की जानकारी शो नहीं होती है। CC में तो जानकारी दिखाई देती है लेकिन BCC में जानकारी दिखाई नहीं देती, शो नहीं होती है। इसमें तो ईमेल एड्रेस का पता होता है कि यही सेम आईडी है इस ईमेल एड्रेस पर भी गई है, लेकिन BCC में ये नहीं होता, इसमें पता नहीं लगता कि यही सेम चीज़ें हैं, इस किस दूसरी आईडी यानी दूसरी ईमेल आईडी कौन सी पे यही सेम सूचना गई है, इसमें पता नहीं लगता। BCC में ब्लाइंड होता है ये, और कार्बन कॉपी में ये पता रहता है कि किस के पास हमने भेजा है, ठीक है। और ये भी है कि इसको हम सिर्फ 2 लोगों के पास भेज सकते हैं और इसमें 2 से ज़्यादा लोगों के पास भी हम सेम जो मैसेज वो भेज सकते हैं। अटैचमेंट क्या होता है, ईमेल में जब हम अटैचमेंट करें कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, यानी अटैचमेंट नाम से पता चल रहा है अटैच करने के लिए, यानी अपने ईमेल के अंदर मैसेज तैयार कर लिया लेकिन अपने कंप्यूटर के अंदर पहले से कोई फाइल उपस्थित है और उसको हम अटैच करके उसके साथ में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हम अटैचमेंट का यूज करते हैं। या फिर कोई सॉफ्टवेयर वीडियो ऑडियो भी हो सकता है, यानी अटैच हम सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, कोई वीडियो ऑडियो कोई भी फाइल हो सकती है, पर इसके अंदर अटैचमेंट की सीमा होती है, यानी इसमें जो फाइल अटैचमेंट करते हैं उसकी एक सीमा होती है, ज़्यादा बड़ी फाइल है वो अटैच नहीं कर सकते। 25 MB में अटैच करके भेज सकते हैं, यानी 25 MB तक की जो फाइल है उसको अटैच करके भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अटैच नहीं कर सकते। इससे बड़ी फाइल है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी फाइल को शेयर करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, तो आप गूगल ड्राइव यानी जो google.com है उसी का एक भाग है गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। यानी गूगल ड्राइव पर अपने कोई भी जो जानकारी हैं वो सेव कर सकते हैं,
फिर उसका लिंक किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं और वो उस लिंक के माध्यम से अपने गूगल ड्राइव से वो सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। तो आप गूगल ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही आसानी से हम डॉक्यूमेंट या फिर 25 MB से बड़ी फाइल को शेयर कर सकते हैं। यानी गूगल ड्राइव पर फाइल डालकर हम दूसरे के पास लिंक भेज देंगे, अब वो उसको देख सकता है। तो 25 MB से बड़ी फाइल हो तो अपने गूगल ड्राइव का यूज़ करना पड़ेगा, अटैचमेंट से सीधी वो नहीं जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है? जब एक या एक से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है और जानकारी शेयर किया जाता है तब इसी तकनीक को नेटवर्क कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में सूचनाएं ट्रांसफ़र करने के लिए जो माध्यम यूज किया जाता है उसी को नेटवर्क बोला जाता है। यह कनेक्शन तार सहित या तार रहित भी हो सकता है। यानी ये तार सहित भी हो सकता है और तार रहित भी हो सकता है। यानी ये क्या हो सकता है, ये जो तार वाला भी हो सकता है, बिना तार भी हो सकता है। ठीक है, यानी वायरलेस भी हो सकता है और वायर भी हो सकता है। वायर मीडियम की बात करें तो यानी अगर वायर वाला यानी तार वाले माध्यम की बात करें तो कई माध्यम होते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोक्शियल केबल है या फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये कई सारी केबलें होती हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज़ की जाती है। इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल गति में सबसे तेज़ होती है। और अगर वायरलेस मीडियम की बात करें यानी बिना तार वाले माध्यम की बात करें तो बिना तार के माध्यम कौन कौन से होते हैं? रेडियो वेव होता है, ब्लूटूथ होता है, इंफ्रारेड होता है, सैटेलाइट होता है। इनके माध्यम से हम बिना तार के भी सूचनाएं या नेटवर्क बना सकते हैं, सूचनाएं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क 3 प्रकार होते हैं, लैन, मैन और वैन, WAN। ठीक है, वैन। सबसे पहले लैन के बारे में पढ़ते हैं। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी दो कंप्यूटरों को या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए लैन का यूज़ कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में लैन कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय, भवन समूहों में को कवर करता है। यानी लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जो लोकल एरिया में यूज होता है। यानी एक छोटा नेटवर्क जो कि एक कार्यालय, एक घर या एक भवन या एक कमरे तक ही सीमित होता है। इस तरीके का नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसे शॉर्ट में अपन लैन भी कहते हैं, संक्षेप में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मैन के बारे में। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या होता है? इसका पूरा नाम मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ये एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डाटा, इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यानी इसके जो कार्य करने के जो क्षेत्र होता है वो जो अपना LAN लोकल एरिया नेटवर्क उससे ज़्यादा होता है। 75 किलोमीटर तक ये अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। यह लैन से बड़ा तथा वैन से छोटा नेटवर्क है। लैन से तो बड़ा है लेकिन वैन से ये छोटा है। यानी एक पूरे शहर तक इसको मान सकते हैं। लैन को तो एक घर या एक भवन तक सीमित मानते हैं और वैन को एक पूरे शहर या पूरे गाँव तक सीमित मान सकते हैं। यह नेटवर्क द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ सकता है। यानी एक शहर से दूसरे शहर को भी ये जोड़ सकता है। यानी एक शहर में मैन हो गया, एक दूसरे शहर में मैन हो गया और इनको हम जोड़ दिया। ठीक है, यानी एक शहर से दूसरे शहर को भी जोड़ सकते हैं मैन से। लास्ट है इसका नेटवर्क का वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क। इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर तक सीमित होता है बल्कि पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। यानी पूरे विश्व में फैला हुआ नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जाता है। यानी विश्व का सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो वैन है और इससे हम सुरक्षित डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थे अपने नेटवर्क के बारे में। अब हम कुछ राजस्थान जो अपना है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइटें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान के द्वारा बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट प्रदान की गई है जहाँ हम बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ ले सकते हैं। सबसे पहले है राज्य पोर्टल या राजस्थान सरकार की वेबसाइट। यह राज्य सरकार की प्रमुख वेबसाइट है।
यानी राजस्थान जो सरकार है उसकी प्रमुख वेबसाइट कौन सी है, rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट के द्वारा बहुत सारी और भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जा सकते हैं। मुख्य वेबसाइट होने के कारण बाकी गवर्नमेंट वेबसाइट इस वेबसाइट से लिंक है। यानी ये अपने राजस्थान की मुख्य वेबसाइट है www.http.rajasthan.gov.in। यानी जितनी और बाकी राजस्थान सरकार की वेबसाइटें वो इस वेबसाइट पर लिंक होती है। यानी ये वेबसाइट ओपन करके हम राजस्थान सरकार की किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, क्योंकि बाकी वेबसाइटें इस मुख्य वेबसाइट होने के कारण इससे लिंक है। आवेदन भरने के लिए आरपीएससी की वेबसाइट, ये जो बच्चे जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं अध्यापक वगैरह के, उनको पता है कि आरपीएससी एक संस्था है जो एग्ज़ाम करवाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, एलडीसी के अध्यापक वगैरह के, ठीक है। तो उसकी वेबसाइट कौन सी है, आरपीएससी राजस्थान गवर्नमेंट.in। ये भी एक गवर्नमेंट की संस्था है वैसे आरपीएससी। इसका यह है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसको हिंदी में राजस्थान लोक सेवा आयोग भी कहते हैं आरपीएससी को। और सभी नागरिक सेवाएं हेतु रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए और समय पर परिणाम प्राप्त करने जैसी सभी कार्य इस वेबसाइट पर किए जाते हैं। यानी कोई नौकरी से रिलेटेड आवेदन भरना हो, आवेदन की स्थिति जाननी हो या कोई परिणाम जानना हो तो इस वेबसाइट पर हम जान सकते हैं। तो इसका URL क्या है, ये है https://rpsc rajasthan.gov.in। तो ये भी एक वेबसाइट है राजस्थान सरकार की। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, राजस्थान RTE पोर्टल। ये क्या है, राजस्थान RTE पोर्टल राजस्थान राइट टू एजुकेशन ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट निजी स्कूलों में वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की प्रवेश प्रक्रिया को संचार हेतु व्यवस्थित करने के लिए एक वेब आधारित समाधान है। यानी RTE का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन, RTE। यानी ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, तो उनको RTE के माध्यम से एडमिशन किया जाता है प्राइवेट स्कूलों में, जिनकी फ़ीस गवर्नमेंट देती है और पढ़ते वो प्राइवेट स्कूलों में हैं। यह पोर्टल RTE कानून के तहत 25% खाली सीटों के लिए प्रवेश को ट्रैक करने और निगरानी रखने में मदद करता है। यानी किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% जो बच्चे होते हैं वो RTE के माध्यम से पढ़ सकते हैं, RTE के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। यानी किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% विद्यार्थियों का एडमिशन होता है वो RTE के माध्यम से हो सकता है। यानी उसकी फीस गवर्नमेंट देती है, प्राइवेट स्कूलों को अध्यापकों को अभिभावकों को देने की आवश्यकता नहीं होती है, और उन सब की देख रेख और निगरानी करती है ये वेबसाइट राइट टू एजुकेशन। यह वेबसाइट राज्य के 35,000 से अधिक निजी स्कूलों को कवर करती है, इसलिए निजी स्कूलों, शिक्षा विभाग और आम आदमी के मध्य सूचना के अंतर पर पुल की भांति कार्य करता है। इस ऑनलाइन सिस्टम की मदद से किसी भी स्कूलों में सीटों की संख्या में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन, शुल्क की प्राप्ति, पूर्ति एवं फार्म वितरण और जानकारी अन्य सभी विवरणों के साथ स्कूल में भर्ती छात्रों के विवरण मिल सकते हैं। कहना मतलब इस वेबसाइट पर हम RTE के लिए आवेदन कर सकते हैं भी, हमारा बच्चा है वो हम RTE के माध्यम से इसका एडमिशन कराना चाहते हैं, फिर उसकी एक लिस्ट बनती है, अगर उसमें उसका बच्चे का नाम आ जाता है तो वो RTE के माध्यम से उसका एडमिशन हो जाता है। तो उसमें सारी जानकारियाँ इस वेबसाइट पे मिलती है, उससे रिलेटेड उसका URL ये है rte.raj.nic.in, ठीक है। तो ये हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा और कुछ राजस्थान की मुख्य वेबसाइटों के बारे में पढ़ा। तो आज की इस थ्योरी वीडियो में इतना ही, तो आगे के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में और थ्योरी का पार्ट कुछ लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।